नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से भी ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता विधेयक को भी लेकर कैबिनेट अपनी मंजूरी देगा। और बताते चले कि लगातार आपने देखा कि कल यूसीसी की किस तरह से बैठक हुई है और एक रिपोर्ट यहां पर सीएम को सौंप दी गई, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक है, अहम बैठक मानी जा रही है। क्या लगता है कि किस तरह से ये पूरी बैठक रहेगी? लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक है, तो बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, कौन कौन से मुद्दों को यहां पर बुलाया जाएगा, इस पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की खबर आप देख रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में ये पूरी बैठक हो रही है और आप देखिए अलग अलग मंत्री भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, विधायकों के साथ ये बैठक हो रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये बैठक कितनी अहम रहती है। 24 के चुनावों से पहले इस तरह से बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल यहाँ पर 2024 के चुनावों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आम जनता के बीच में जाएगी, ये बड़ी बात है। क्योंकि सबसे पहले आपने देखा कि बजट सत्र के दौरान 4 स्तंभों पर ही बात की गई है, जिसमें युवाओं को लेकर बात की गई, किसान को लेकर बात की गई, गरीब और महिलाओं को लेकर बात की गई। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए दीदी लखपति दीदी योजना को लेकर, तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से काम हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर भी काम हुआ। लेकिन किस तरह से यहाँ पर अब ये बैठक शुरू हुई है, हमारे साथ धनराज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धनराज, ये अहम बैठक है, बैठक के अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो कैबिनेट बैठक आज होने वाली है वो 4 बजे शुरू होगी। हालांकि अभी से जो मंत्री हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और 4 बजे जब ये कैबिनेट बैठक होगी तो मेन जो मुद्दा है वो यूसीसी का है, क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमेटी ने सौंपा है और उसके बाद उसको उत्तराखंड के अंदर लागू करना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही कई प्रस्ताव इसमें बैठक में आने हैं और उन प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है, क्योंकि जो विशेष सत्र बुलाया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सत्र बुलाया है और 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये विशेष सत्र चलेगा। और इस दौरान कहीं ना कहीं लगता है कि जो यूसीसी है वो उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाए। लेकिन धनराज, सवाल यहाँ पर यह है कि मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी एक बार फिर से उतरी है कि जो मैनिफेस्टो लेकर वो चुनावों में पहले आई थी और उसके बाद जनता ने भरोसा दिलाया है, उसमें और कौन कौन से मुद्दे अभी बाकी हैं जिस पर काम करना है बीजेपी को? क्योंकि यूसीसी उसमें से एक माना गया है, यूनिवर्सल सिविल कोड पर काम होना था, जिस पर आप देखिए मोहर कहीं ना कहीं लग जाएगी, इतनी आशंका जरूर जताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यूसीसी की यदि हम बात करें, क्योंकि मैनिफेस्टो में बीजेपी के रखा गया था और लगातार उसमें देखने पे भी आया है कि जो वादा बीजेपी ने किया था वो पूरा कर चुकी है। और अब कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं जनता के बीच आई, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं उसको बनाने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर जरूर करती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यूसीसी पर मुहर लगती नजर आएगी। और अब देखना ये होगा कि अहम बैठकें हो रही हैं तो किन किन मुद्दों को यहाँ पर बनाने की कोशिश होगी। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा उत्तराखंड बोर्ड के ही छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और टेली हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और इस बात को लेकर डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने कहा कि पिछले वर्ष यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड के छात्रों के लिए व्यवस्था की गई थी और बोर्ड परीक्षा के ही मॉडल पेपर भी यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं। और साथ ही बताते चले कि जिससे छात्रों की समझ में ये आना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ये सवाल यहाँ बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए हैं और विभाग भी बच्चों की तैयारियां यहाँ पर कर रहा है, यानी कि बच्चों की जो तैयारियां हैं वो कराने की कोशिश हो रही है ताकि अच्छे से परिणाम जो है वो सामने आ सके। यानी जिस तरह से परीक्षा होगी, परिणाम जो है वो बहुत अच्छे से बच्चों को प्राप्त हो सके, इस राह पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई थी और जो बोर्ड का मॉडल पेपर वो भी बना के दिया था कि किस तरह के मॉडल प्रश्न आ सकते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना है। पिछले वर्ष भी हमने किया था, इस वर्ष भी हमने मॉडल प्रश्न के साथ वो देखिए अभी परीक्षा पे चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए और हम लोग भी बच्चों की तैयारी करा रहे हैं ताकि अच्छे परिणाम मिल सके। नहीं, देखिए पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई थी और जो बोर्ड का मॉडल पेपर वो भी बना के दिया था कि किस तरह के मॉडल प्रश्न आ सकते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना है। पिछले वर्ष भी हमने किया था, इस वर्ष भी हमने मॉडल प्रश्न के साथ वो देखिए अभी परीक्षा पे चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए और हम लोग भी बच्चों की तैयारी करा रहे हैं ताकि अच्छे परिणाम मिल सके। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जो बोर्ड
तो आरटीओ में वाहनों की जो फाइलें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा फाइलों की कंप्यूटरीकरण करने की, यानी कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन करने की बात हो रही थी, तो इसका कंप्यूटरीकरण की कवायद शुरू कर दी गई है कि ताकि इसे भी कंप्यूटर के जरिए डिजिटलाइज कर दिया जाए। मौजूदा समय में आरटीओ दफ्तर में पुराने वाहनों की करीब 10 लाख फाइलें जमा हैं और इन फाइलों का विभाग डिजिटलीकरण करना शुरू कर चुका है। तो पूरा डाटा यहां कंप्यूटराइज्ड होने के बाद ही फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन ट्रांसफर कराने, आरसी की नवीनीकरण, यहां फिटनेस एवं टैक्स आदि कार्य कंप्यूटर के जरिए होंगे। और परिवहन विभाग की माने तो अभी तक 70% फाइलें कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं और मौजूदा समय में सभी नए वाहनों का जो डाटा है वो ऑनलाइन ही यहाँ पर फीड किया जा रहा है, जो डिजिटलाइज्ड के तौर पर काम चल रहा है। आपको बताते चलें कि डिजिटल यहाँ पर अगर हो जाता है तो उसे ऑनलाइन में भी आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है कि आपने जो सही बताया कि पहले ढेर सारी फाइलें हमारे फिजिकल फॉर्म में रखी रहती थी। पूरी जगह में 8 से 10 लाख फाइलें हमारे यहाँ पूरे रखे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, जगह भी कम होता है और जो धूल की बात कर रहे हैं, गंदगी की बात है, वो भी देखने में आती है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक बड़ा प्रयास किया गया है कि इन जो फाइलों को डिजिटाइजेशन करने का प्रस्ताव, और प्रस्ताव के साथ साथ एक काम शुरू भी हो गया है और 70% के आसपास हमारी फाइलें डिजिटाइज भी हो रखी हैं। जो फाइलें डिजिटाइज हो रही हैं वो हमारे ऑनलाइन उसको देख सकेंगे, हम लोग ऑनलाइन ही काम करेंगे उसमें, और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम फाइल को निकालें बार बार। कई बार क्या होती है, फाइलें निकालनी होती है, वो सही जगह पर नहीं लग पाती हैं, तो कई बार गुम भी हो जाती हैं, फिर इसको ढूंढने में टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फाइलें हमारे यहाँ बहुत जल्दी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा। 70% से ऊपर डिजिटाइजेशन हो चुका है। तो परिवहन विभाग देहरादून व ऋषिकेश के ही वाहनों की प्रदूषण जांच अब मौके पर ही कर दी जाएगी। जांच में प्रदूषण फैलाना यहां पर पूरी तरह आप देखिए किस तरह से दंडनीय अपराध बन जाएगा और फैलाए जाने पर वाहन स्वामियों को गाड़ी की फिटनेस कराने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। यह तय सीमा यहां पर रखी जाएगी और तय समय से ही फिटनेस कराने पर आपकी जो वाहन है वो सीज नहीं होगी, नहीं तो आपका चालान काटा जाएगा। देहरादून आरटीओ जो कि एनफोर्समेंट हैं शैलेश तिवारी, उन्होंने कहा कि यहां पर केंद्र सरकार ने देहरादून व ऋषिकेश को स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित किया है। इस कार्यक्रम के तहत दोनों शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाना है। ऋषिकेश और देहरादून में भी एक गाड़ी है। आप अगर बाहर जाएंगे तो एक गाड़ी हमारे यहाँ है जो पॉल्यूशन जांच वाहन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मौके पे उस गाड़ी में मशीन लगी है पॉल्यूशन की, कंप्यूटर लगे हैं और जो यूपीएस होता है सब कुछ लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि मौके पे हम लोग गाड़ी को रोक करके उसमें चेक करते हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों की मशीनें लगी हुए हैं। उसमें अगर आपका पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है तो आपको नोटिस दिया जाएगा और एक टाइम फ्रेम में आपको पुनः आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना करके दिखाना होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी सहयोग है। स्वच्छता को लेकर नगर निगम रुड़की अब गंभीर नजर आ रहा है और रुड़की को यहां आप देखिए गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए शहर में लगे हुए कूड़ेदानों को भी हटाया जाएगा। लोग अपने घरों से निकलने वाले कूड़े को अब डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ियों में ही डाल सकेंगे और शहर में जो गंदगी है वो डालने वालों पर नजर रखने के लिए नगर निगम शहर में ही 25 से 30 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं ताकि चोरी छिपे जो कूड़ा डालने वाले लोग हैं उन पर अंकुश लग सके और इन पर नजर बनी रहे। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ कूड़ा डालता हुआ कैमरे में कैद हुआ तो उस पर जुर्माना भी किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त का कहना है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी ताकि शहर स्वच्छ और साफ रखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं स्वच्छता में गार्बेज फ्री सिटी बनाई जाती है, तो उसके लिए जैसा कि हमारे निदेशालय से और माननीय डीएम साहब द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में डस्टबिन हमारे हटाए जा रहे हैं।
तो डस्टबिन हटाए जाने के क्रम में कुछ ऐसी जगहें हैं जो हम लोग अभी भी कूड़ा डालते हैं, उन सभी पे कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर, और इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि अगर वहाँ पे कोई कूड़ा डालता पाया गया तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसके क्रम में हमारा टेंडर किया जा रहा है जिसपे ऐसी जगहें जहाँ पर लोग कूड़े के लिए वल्नरेबल हैं वहाँ पे कैमरे लगाए जा रहे हैं। लगभग कितनी जगह चिन्हित होंगे, क्योंकि शहर में बहुत सारी जगह अभी तक हमने 24 से 30 के बीच में जगहें चिन्हित की हैं जहाँ पे हम कैमरे वगैरह लगाने जा रहे हैं। तो भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दुष्यंत गौतम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में यहां आप देखिए किस तरह से संबोधन दिया और संबोधन के दौरान इंडिया गठबंधन को लेकर जानवर से उसकी तुलना कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस नेता भाजपा प्रदेश प्रभारी के बयान की निंदा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की छोटी मानसिकता और भाजपा की विचारधारा इसे वो बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी और भाजपा को गद्दार बताते हुए खुद को देश के प्रति यहां वफादार बता रहे हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रदेश प्रभारी के बयान को तुच्छ करार दे दिया है। उसकी मानसिकता वैसी हो जाती है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, 10 सालों में 9 जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने वाले लोग, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गवाही देने वाले लोग, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की जय कहने वाले लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। और वफादारी कुत्ते से सीखनी चाहिए, और जो वफादारी की वैल्यू वही समझ सकता है जो खुद वफादार रहा हो, जो देश के प्रति गद्दार रहे हो, महात्मा गांधी के प्रति गद्दार रहे हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गद्दार रहे हो, उनसे वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। जनता पार्टी सत्ता में है और जो उनके प्रभारी हैं वो संवेदनशील होंगे, और मैं समझता था, लेकिन जिस तरीके का तुच्छ बयान उन्होंने दिया, उनकी मानसिकता प्रदर्शित होती है उससे, और किस स्तर पर उनका बौद्धिक स्तर है उस बयान से झलकता है। और ऐसे बयान की जो है कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। ऐसा होता भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा इंडिया गठबंधन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और सूचिता और साथ ही साथ मर्यादा का पाठ पढ़ने वाली भाजपा ने नेता ही इस तरह की शर्मनाक यहां और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा के जो नेता हैं वो इस तरह से भाषण दे रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान उनकी निष्ठता को दर्शाते हैं। निश्चित रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, और ये पराकाष्ठा है जो पार्टी शुचिता की बात करती है, जो बात नैतिकता की बात करती है, जो पार्टी चरित्र की बात करती है, और वो किस शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं, उन्हें खुद इस बारे में बाद में देखा होगा उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है, लेकिन उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि किस विचारधारा के, किस मानसिकता के लोग हैं। ये निकृष्ट मानसिकता का परिचय है। लक्सर सतर्कता अधिष्ठान यानी कि यहाँ विजिलेंस द्वारा एक संग्रह अमीन व उसके ही अनुसेवक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दोनों की पहचान संग्रह अमीन रविपाल और अनुसेवक पदम प्रकाश के रूप में की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार 3 से 4 वर्ष पहले अपने नाम एक टेम्पो व अपनी पत्नी के नाम एक मिनी बस का किस तरह से आप देखिए जो कागज हैं वो किए गए थे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स किए गए थे और उन्हें बेच दिया था। लेकिन घर में अचानक आग लग जाने के कारण दोनों ही गाड़ियों को बेचने संबंधी जो कागजात हैं वही जलकर राख हो गए हैं, जिसके बाद उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने ये दोनों गाड़ियां किसे बेची हैं। कुछ समय बाद परिवहन विभाग द्वारा टैक्स न भरे जाने को लेकर दोनों गाड़ियों की आरसी जारी की गई और आरसी परिवहन विभाग को वापस भेजना और शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी को जेल जाने से बचाने के बदले संग्रह अमीन रविपाल व अनुसेवक पदम प्रकाश और उनके द्वारा ही 10,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी जा रही थी, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से कार्रवाई हुई है। उनकी आरसी कट गई थी आरटीओ ऑफिस से ना, तो
तो जो है ना इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है 4-5 महीने से लगातार। फिर ये कहने जमा करो, मैंने जमा मेरे पे आए नहीं। फिर 15,000 रुपये मांगने लगे, मैंने 5 दे दिए इसी जगह पे जहाँ पे आज ये हाथ हुआ है। आज फिर मैंने संपर्क करा विजिलेंस टीम से, तो आज 10,000 रुपये रंगे हाथों पकड़े। देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत यहां गोपेश्वर महाविद्यालय में 2 दिवसीय बूट कैंप का शुभारंभ किया गया है और इस बूट कैंप का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर कुलदीप नेगी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर कुलदीप नेगी ने कहा कि घटती हुई सरकारी नौकरियों को देखते हुए युवाओं को अब उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में गुजरात से आए हुए उद्यमिता विशेषज्ञ सुमित कुमार मिश्रा भी शामिल थे। बच्चों को हमारे जो छात्र छात्रा हैं उनको उद्यमिता की तरफ ओरिएंट करने के लिए, उन्नत करने के लिए किया जाता है। और हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे उद्यम या उद्यमिता को ऐसे कैरियर ऑप्शन कनेक्ट करें। उसके लिए यहाँ पर ITI अहमदाबाद से एक्सपर्ट आए हैं, लोकल एक्सपर्ट भी हैं और वीडियो में व्याख्यान दे रहे हैं। और जिससे हम चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो एक तरह से व्यापार बिजनेस की तरफ भी सोचें। और जो दिक्कतें आती हैं बच्चों को फंडिंग को लेकर के और स्किल्स को लेकर के, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, उसके लिए इस बूट कैंप में बच्चों को बताया गया है कि हमारे महाविद्यालय में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल एक बनाया गया है, जहाँ पर उन बच्चों को इस बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, इन बारे में जानकारी दी जाएगी। साहोता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी यहां नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा स्तनपान पर शोध किया गया है। शोध करने वाले विशेषज्ञों में डॉक्टर रवि साहोता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवप्रीत कौर साहोता, डॉक्टर भारती पंत और मेहतोड़ी, और साथ ही बताते चलें कि यहाँ डॉक्टर सोनम जैन शर्मा और डॉक्टर रुचि रस्तोगी भी शामिल थे। साहोता अस्पताल की ही इस शानदार उपलब्धि पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी डॉक्टरों को बधाई दी। देखिए, हमारा एक शोध पत्र अभी पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिप्रोडक्शन में, और इसमें हमने ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के ऊपर शोध किया था। हमने पाया था कि NICU यानी कि नर्सरी में जो बच्चे भर्ती होते हैं, उन बच्चों की माँओं को ब्रेस्ट फीडिंग का जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हमने उनके बैरियर्स को पकड़ा है और उनके ऊपर वर्क किया है और रिजल्ट भी पाया है। और हमने कोशिश की है कि हमारे अस्पताल से जितने भी बच्चे डिस्चार्ज होते हैं तो उनका ब्रेस्ट फीडिंग रेट कम से कम 95% के आसपास हो। हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार जो कि फेमस नॉट स्टार हैं अजय चौहान, उनकी की गई एल्बम ठुमका नॉन स्टॉप को ही विकासनगर स्थित अर्पण स्टूडियो में रिलीज किया गया। इस एल्बम को हिमाचल के प्रसिद्ध गायक दिलीप सिरमौरी द्वारा किया गया है। विमोचन के दौरान यहां अजय चौहान के साथ उत्तराखंड की मशहूर कलाकार अज्जू तोमर भी मौजूद रहे। पत्रकार बंधुओं का, हिमाचल उत्तराखंड के सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से धन्यवाद। और आज मेरा एक गाना जो कि काफ़ी टाइम से मेरा प्रमोशन में लगा हुआ था कि मेरा गाना आने वाला है, तो आज वो गाने को हमने लॉन्च कर दिया है। नाटी स्टार मेरे ऑफिशियल चैनल पे ये गाना लॉन्च हो चुका है और इस गाने में जो म्यूजिक है रोहित मोड़का भाई ने किया है और ये अर्पण स्टूडियो विकासनगर से लॉन्च हुआ है। और इस गाने में जिस भी टीम ने मेरे साथ इस गाने में परफॉर्म किया है, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँ। जैसे कि अपनी टीम है एक फीट ऑफ फायर मंडी सुंदरनगर में, जिनके कि MD अमित भाटिया जी, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद। फीट ऑफ फायर की पूरी टीम का धन्यवाद। और साथ ही साथ जो दालडा घाट में डांस सपोर्ट ने ड्रीम, जो वहाँ के जो बच्चे हैं और वहाँ के जो उन्हें टीचर हैं वहाँ पे, उनको साहिल शर्मा जी, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद। और चंडीगढ़ में जब ये गाना शूट हो रहा था तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी सपोर्ट करी है नरेंद्र भाई ने। और PG कॉलेज नाहन के जो स्टूडेंट है जिन्होंने एक हारून में डांस किया, उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो वीडियो में अपने कुश भाई ने इसमें वीडियो में काम किया है, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद। सभी जो भी बच्चे से लेकर जो भी इसमें मुझे सपोर्ट मिला है, मैं उनका दिल की गहराई से, किसी का नाम रह गया होना तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ बड़े भाई दिलीप सिरमौर जी, इनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आज इन्होंने अपने शुभ हाथों से मेरे गाने को लॉन्च किया है भाई, जिसके लिए आपका धन्यवाद। अज्जू भाई, आपने भी अपना
अपना कीमती समय दिया। जुबाई कल में धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी हिमाचल, उत्तराखंड और जौनसार बाबर और जिसको भी मुझे प्यार करते हैं उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मेरा गाना लॉन्च हुआ है, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे प्यार देना है। थैंक यू सो मच। चौहान जी गाने के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो गाना है ये मेरे ख्याल में मिलियनों में रील्स बनने वाली है, मुझे बहुत पसंद आया है। वैसे अजय चौहान के गीत कोई भी कम नहीं है, 50-50, 20-20, 25-25 मिलियन सारे जाते हैं, ये उससे भी ऊपर जाने वाला है। और पहाड़ की इंडस्ट्री को एक जो ग्रो मिलता है ऐसे ऐसे गीतों से, वो बहुत बड़ा एक काम करता है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। तो इस गीत के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबसे गढ़वाल से लेकर अपने चंबा, हिमाचल प्रदेश तक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जम्मू के शेयर करें और पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करने में अपनी जो है उपयोगिता, सहभागिता दें। तो रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ही यहाँ इब्राहिमपुर गांव के कारव पैसे से लेन देन को लेकर राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने चाकू मारकर जाकिर नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी और इस घटना को अंजाम देने के बाद राजेंद्र मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव का पंचनामा कर आगे की तहकीकात शुरू कर दी गई। इधर रामपुर की साइड में अब मुझे अचानक घर से फोन आया मेरे पे कि भाई तुम्हारा मेरा बच्चों ने फोन किया कि तुम आ जाओ, इधर झगड़ा हो रहा है। लेकिन मैं पूरा समझ नहीं पाया कि किसका साथ में हो रहा है, फिर भी मैं स्कूटी लेके चल दिया। अब भाई वहां पहुंचने से पहले और एक बंदा का फोन आया, वो कह रहा कि तुम्हारे भाई को चाकू चुकू लग गया, मार दिया किसी ने। तो भाई वो जो है भारत हॉस्पिटल पे है, भर्ती करा दिया। तो मैं आया, भारत हॉस्पिटल पे आया, आगे देखा कि भाई वो अंदर भर्ती करा हुआ है, किसी ने भर्ती कर दिया। तो भाई वहां से फिर डॉक्टर थोड़ी देर बाद बता रहा कि भाई इसे जो है ऐसे कहीं और ले जाना है, कहीं और ले जाओ। फिर भाई वहां से एम्बुलेंस करा हमने, एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस में हम लेके चल जाए आरोग्य में। तो भाई वहां पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, मर गया। मर्डर चाकू से हमला हुआ है इधर इस साइड में, दोनों जगह पे हमला हुआ है। हाँ, दो जगह मरा हुआ है। हाँ, और जब झगड़ा हुआ, जो छोटा सा एक लड़का था, वो झगड़ा होने मतलब जिससे झगड़ा हो रहा था वहाँ दो तीन बंदा था, तो छोटा सा लड़का एक और था। तो उस लड़का से मेरा भाई ने कहा कि मेरा घर जाओ, जाके जरा मेरा घर जाओ, जाके मेरा मोबाइल उठा के ले आओ, मैं अपना भाई को फोन करूंगा, ये मेरे से झगड़ा कर रहा है, तो मैं अपना भाई को बुला लेता हूँ। क्या कारण था? पैसा पूसा का मामला होगा शायद, जैसे कि भाई वो भी पन्नी पुन्नी खरीद रहा, ये भी ठेकेदार वो भी भाई मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कि प्लास्टिक भी खरीदता है, कांच कुछ भी खरीदता है, जैसे कि इसके में जो सामान मिले, कांच कुछ, प्लास्टिक पन्नी कबाड़ी का काम करता है। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं जो मेरा भाई के साथ में जो वो 35-37 की 20 में था। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है और पुलिस चुनाव को लेकर सुरक्षा पुख्ता बंदोबस्त करने में जुट गई है। हरिद्वार के ही एसएसपी प्रमेंद्र ढोबाल ने भी इसी उद्देश्य को लेकर लश्कर और साथ ही साथ यहां खानपुर की यूपी से सटे हुए बॉर्डर पर निरीक्षण किया है। इस अवसर पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बॉर्डर्स का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से हर तरह के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। सभी बंदोबस्त यहाँ पुख्ता करने के लिए सभी संबंधित जो कोतवाली प्रभारी हैं, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी के साथ बैठकें की गई, जिसमें सभी को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए। लोकसभा इलेक्शन के मद्देनज़र जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया हैं उनका स्थलीय निरीक्षण किया गया था। उसमें खासकर खानपुर लक्सर क्षेत्र के जो एरियाज़ हैं जहां से इंटर बॉर्डर हमारा लगता है, उस निरीक्षण पर जहां पर जो सुविधाएं दी जानी हैं, जहां पर जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए जाने हैं, उनको किया गया। और साथ में जो भी इस सर्कल के जो बॉर्डरिंग हमारा थाने हैं उनके सभी प्रभारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई है और जिस पे जो आगामी दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे और जो भी इसकी कंप्लायंस वो इनसे कराई जाएगी। अगली बार ये ठीक होना चाहिए भाई। घनसाली के ही यहाँ बिलंगना ब्लॉक में मौसम की पहली बारिश व बर्फबारी से एक और काश्तकारों को राहत दी गई, तो इसके साथ ही क्षेत्र में शीतलहर का भी प्रकोप बढ़ गया है
और लोग ठंडक बढ़ने से यहां घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। बीते 31 जनवरी शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से काश्तकारों में खुशी की लहर है और सूखने के कागार पर ही आप देखिए पहुंच चुकी उनकी रबी की जो फसलें हैं उनको लिए कहीं ना कहीं संजीवनी की बूटी जो है वो बारिश सिद्ध जरूर हुई है। साथ ही क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में यानी कि गंगी और गनवाली और पिंसवाड़ और चिरबिटिया, हिंदवाड़, आरामगढ़ और बासर, गौनगढ़ सहित कई क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। इस मौसम में जनवरी माह तक बारिश न होने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में जंगल दिसंबर से ही सुलगने शुरू हो गए थे। साथ ही फसलें भी सूखने की कगार पर थी। सबसे अधिक यहाँ संकट जल स्रोतों पर मंडराने लगा था और अधिकांश स्रोतों पर पानी अभी भी सूखने लग गया है। लेकिन बारिश के बाद यहाँ पूरी तरह से जो लोग हैं वो खुश हैं और आसपास भी आप देखिए हरियाली नजर आ रही है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।